सब्सक्राइब करें पॉलिटेक्निक लाइव को और ऐसे ही वीडियो पाते रहें। तो दोस्तों आप भी कर रहे हैं पॉलिटेक्निक इंट्रेंस पेपर एग्जाम की तैयारी, तो मेरे साथ कीजिए अपने पेपर की तैयारी, जिस पे आप जान सकेंगे पॉलिटेक्निक इंट्रेंस पेपर में आने वाले प्रश्नों के बारे में बेहद अधिक जानकारी। साथ ही आप पढ़ सकेंगे पॉलिटेक्निक इंट्रेंस पेपर की सिलेबस की तैयारी। तो स्वागत करता हूं आपका पॉलिटेक्निक लाइफ में, जिसमें आपको कह रहा है कि द सक्सेस इज द सम ऑफ द स्मॉल एफर्ट रिपीटेड डे इन एंड ऑल डे आउट। क्योंकि जो सफलता होती है किसी भी क्षेत्र में, वो रोज रोज प्रयासों के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें आप कुछ प्रश्नों के साथ आप यहाँ पर देख सकेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है कि एक यौगिक ए के जलीय विलयन में NH4OH बूंद बूंद कर मिलाने पर लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। यौगिक ए है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं जिंक सल्फेट, लेड नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड। इसको आपको पता होगा कि अगर इन तीनों के तीनों के साथ कोई भी रिएक्शन करे तो लाल भूरे रंग का कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फेरिक क्लोराइड, क्योंकि इनके साथ जब आप रिएक्शन करेंगे तो आपका प्राप्त होगा FeCl2Cl3 प्लस NH4OH के साथ जब भी आप रिएक्शन करेंगे तो FeOH का होल थ्राइस प्लस आपका बनेगा NH4Cl, जिनके साथ आप बैलेंस करेंगे तो आप रिएक्शन पूर्ण हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फेरिक क्लोराइड, जो आपका डी ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि एक यौगिक के 1 मोल में कार्बन का 1 मोल और ऑक्सीजन का 2 मोल है। यौगिक का अणु भार ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप जानते हैं अणु भार ही होता है उसका आणविक द्रव्यमान, जिसका 1 मोल कार्बन बराबर होगा 1 मोल कार्बन बराबर होंगे 12 ग्राम कार्बन, और 1 मोल ऑक्सीजन बराबर होंगे 16 ग्राम कार्बन। इसमें आपको कहा गया है कि 1 मोल कार्बन के हैं और 2 मोल ऑक्सीजन के हैं। तो 1 मोल कार्बन का लिखेंगे, जिसको आप लिखेंगे 12 प्लस 2 मोल यानी 16 इंटू 2 यानी 32, जिसको आप जोड़ने पर प्राप्त होगा 44। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसका है आपका 44। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान है, जिसका आप सूत्र पता होगा कि जल का सूत्र क्या होता है, जिसको आप जान सकेंगे कि जल का सूत्र होता है H2O, जिसमें मोलों की संख्या की अनुपात होता है 1:8 होती है, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1 होगा तो ऑक्सीजन 8 होंगे। तो ये आपके 16 ग्राम 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन की द्रव्यमान होगा। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जल का आणविक मोल कितना होता है, यानी 1 मोल में कितने ग्राम जल होंगे। तो 1 मोल में आपके जल होंगे 18, जिसमें दो हाइड्रोजन 2:1 यानी 1:2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होता है जल में, तो जिसका 1 हाइड्रोजन का अणु भार होता है 1, जबकि इसमें 2 है तो 2:1 प्लस 60:1, जिसमें 16 ग्राम होता है ऑक्सीजन का, जिसमें 1 अणु है तो 16:1। इसमें जल का होता है 18 मोल, 18 ग्राम बराबर 1 मोल, जिसमें आपका दिया 36 ग्राम, यानी ये 2 मोल के बराबर हैं। इसमें जल की ऑक्सीजन द्रव्यमान पूछ रहा है। जब 1 मोल में 18 ग्राम में अगर आपका 16 ऑक्सीजन हो रहा है तो कैलकुलेट करके आप बता पाएंगे कि अगर 36 ग्राम में खाएगा तो क्लियर सा ही आपको हो जाएगा 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अमोनियम नाइट्रेट में है, जहां H बराबर 1, N बराबर 14 और O बराबर 16। इसमें आप ज्ञात कर पाएंगे कि इसका सूत्र होता है कि जब भी आप प्रतिशत मात्रा निकालते हैं तो प्रतिशत मात्रा
बराबर होता है गिवन जिसका आप निकालना चाहते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, जिसका इसमें नाइट्रोजन का निकालना चाहते हैं तो नाइट्रोजन का इसमें 2 परमाणु है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का और भार निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 14×2 और नीचे इस पूरे यौगिक का अणुभार, इस पूरे यौगिक का अणुभार आप निकालेंगे कि इसका होगा 18 और इंटू हो जाएगा 100। कैलकुलेट करने पर आपका हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल और 5 यहाँ पर 4 और ये 2 से ये कैंसिल, यहाँ बचा 2 से ये कैंसिल, ये 7 तो आपका आंसर हो जाएगा 35। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर विघटित हो जाता है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं शक्कर, यूरिया, कॉपर सल्फेट, एथिल अल्कोहल। इसमें आपके जितने भी ये 3 बाकी के जो ऑप्शन दिए हैं शक्कर, यूरिया, एथिल अल्कोहल, इसमें आप पढ़े भी होंगे जब विद्युत अपघटनीय क्रिया में इन सब के साथ कोई भी प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट ऐसे कॉपर सल्फेट के विलयन में जब विद्युत प्रवाहित करेंगे तो होता टूटता है अपने एलिमेंटम आयों में, अपने आयनों में टूटता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट विलयन में धारा प्रवाहित करने पर इसके प्रवाह इलेक्ट्रोलाइट विलयन में धारा का प्रवाह होता है इसके प्रवाह से, यानी इलेक्ट्रोलाइट में जो भी धारा बहती है किन वजहों से बहती है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन, दूसरा दिया अणु, तीसरा दिया प्रोटॉन, चौथा दिया आयन। आपको इस बातों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने लाइफ में इस बातों का आप ध्यान रखें कि जब भी विद्युत प्रवाहित होता है तो 2 वजह होती हैं। अगर तार की बात की जाए तो तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही जब कोई भी सेल बैटरी की बात की जाए तो वहाँ पर होते हैं मुक्त आयन। यानी लाइफ में एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी विद्युत प्रवाहित होगा तो 2 वजह से होता है। पहला होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है मुक्त आयन। तो इसमें बैटरी की बात की गई तो जहाँ पाओगे आपके मुक्त आयन, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में कार्बन की प्रतिशत है। जब भी स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है इस्पात उद्योग में तो उसमें कार्बन की कितनी मात्रा मिलाई जाती है, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, जिसको आपको याद करने के बाद प्राप्त हो जाएगा आप 0.1 से लेकर 0.25%, यह आपका आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है। ये आपके जितने भी 4 ऑप्शन दिए हैं ये आपका मिश्र धातु हैं। इसमें आप पढ़ सकें कि अल्निको, ड्यूरेलियम, जर्मन सिल्वर, मैग्नीशियम, इन चारों में जिसमें एल्युमिनियम की मात्रा नहीं पाई जाती है वह है जर्मन सिल्वर, जिसमें एल्युमिनियम की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक प्रयोग होता है। जब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाया जाता है तो वह प्रक्रिया कहलाते है हाइबर विधि। हाइबर विधि ने सर्वप्रथम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से दाब और ताप में परिवर्तन करके अमोनिया गैस बनाया था। इसमें उन्होंने उत्प्रेरक के रूप में लिया लोहा मोलिब्डेनम, जिसके यही उत्प्रेरक वजह इन्हीं उत्प्रेरक से इन्होंने अमोनिया गैस बनाया। उत्प्रेरक वह होता है जो अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, यानी उस अभिक्रिया को और तेजी से बढ़ा देता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक V2O5 का प्रयोग निम्न के उत्पादन में होता है, यानी ये भी उत्प्रेरक का नाम दिया जिसका रासायनिक नाम होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जिसका उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो जब भी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसमें ऑप्शन दिए जस से SO2 से SO3 SO3 से H2 SO4, इसमें से कोई नहीं। एक पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जबकि आपको पता होगा कि जब भी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जब भी प्रयोगशाला में बनता है तो इनमें आप सल्फर से अमोनिया बनाया जाता है, जिसमें
अनेक प्रोसेस किया जाता है, जिसमें एक प्रोसेस यह भी होता है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड बनता है तो उनसे सल्फर डाइऑक्साइड बनाया जाता है, जिसमें वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते समय वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की मदद से SO2 से SO3 बनाया जाता है, फिर उसमें जल मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है, जिसमें यही उत्प्रेरक कार्य करता है SO2 से SO3 बनाने में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन के, जिसमें आपका अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन सा असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक के लिए सूत्र रहता है CnH2n+2, जिसमें कि कोई भी ऐसा यौगिक जो इस नियम का पालना करे वो इस नियम का पालन नहीं करे वही असंतृप्त होता है। असंतृप्त में दो आते हैं, एल्कीन और एल्काइन, जबकि संतृप्त में आते हैं एल्केन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, जबकि जो संतृप्त होता है, और असंतृप्त में आते हैं CnH2n, और ये एल्कीन का होता है, और एल्काइन में आता है CnH2n+-2। ये असंतृप्त के दो आपके यौगिक होते हैं। इसमें जो भी नियम पालना करेगा असंतृप्त का वही आपका आंसर होगा। तो आपका देखने पर प्राप्त होगा बी, जो एल्कीन का सूत्र है, जो असंतृप्त यौगिक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन के CnH2n-2 का IUPAC नाम होगा। ये आपका ऑप्शन रहेगा सी। ये बहुत आसान होता है, जी आपको सिंपल सा इसको याद करना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाइलोजेनेशन है, इसका कौन सी अभिक्रिया है। तो आपको पता होगा कि हाइलोजेनेशन अभिक्रिया होती है संकलन की अभिक्रिया, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि तत्व ए, बी, सी एवं डी में सबसे आसानी से आयनीकृत होने वाला तत्व है यदि उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्न हो। कोई भी तत्व आसानी से आयनीकृत होने के लिए 3 बातों की जरूरत होती है, जिनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन परमाणु में बांधने की जितनी क्षमता कम होगी वो उतना ही आसानी से आयनीकृत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो जितना भी कमजोर रहेगा परमाणु से बंधने में, उसे आसानी से हम मुक्त कर सकते हैं, और जो अधिक मजबूती से बंधा रहेगा उसे आसानी से हम मुक्त नहीं कर पाएंगे। यही यदि मुक्त कर दिए तो वो आयनित हो जाएगा। इसमें जिसकी जितना इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी उसको हम आसानी से आयनित कर सकते हैं। तो आपको देखने पर प्राप्त होगा ABCD में जो 3.25 ऑप्शन डी जो है तत्व उसी में इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है। आपका ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन की हानि, इलेक्ट्रॉन के लाभ, इलेक्ट्रॉन का न हानि न लाभ, इसमें से चौथा दिया कि इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जब भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित होता है। इन चारों को आपको सूत्र याद होना चाहिए। जिस सूत्र में आपका क्रिस्टल उपस्थित होगा उसको टिक मारेंगे। इन चारों सूत्रों में आपका जिंक क्लोराइड का सूत्र ZnCl2, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, खानिक सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, और धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें .10H2 है, H2O के मतलब जल, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। इसमें 10 जल के अणु उपस्थित हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जिसमें प्रश्न है कि सोडियम पोटेशियम सल्फेट है, जिसमें पहला ऑप्शन है संकुल लवण, बी है मिश्रित लवण, सी है अशुद्ध लवण, डी है इसमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा संकुल लवण, जो इसमें सोडियम पोटेशियम है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल A, B, C और D का pH मान क्रम से 1, 2, 3 और 4 है। इनमें से सबसे शक्तिशाली अम्ल है। इसका pH वैल्यू जितना कम होता है उतना ही शक्तिशाली माना जाता है। pH वैल्यू 1 से लेकर 14 तक होते हैं, जो 1 से लेकर 7 तक अम्ल को दिखाते हैं, 7 से लेकर 14 तक क्षार को दिखाते हैं। यानी 1 के जितना ही करीब रहेगा pH वैल्यू उतना ही वह अम्लीय होगा।
और 14 के करीब जितना भी वो पीएच वैल्यू होगा उतना ही वो क्षार होगा। इसमें जिसका पीएच वैल्यू जितना कम है वह उतना ही शक्तिशाली होगा, जिसको आप देखने में प्राप्त करेंगे कि आपका ए ऑप्शन है इसका पीएच वैल्यू सबसे कम है, यानी इसका यह बहुत शक्तिशाली है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 1 किग्रा बराबर होगा, आपका ऑप्शन दिया है 1 kg, दूसरा दिया है 989, तीसरा दिया है 1 न्यूटन, चौथा दिया है इसमें से कोई नहीं। तो 1 किग्रा बराबर 1 किग्रा होगा नहीं, नहीं तो आप देता क्यों। और 1 किग्रा बराबर 988 डाइन होता है। जो डाइन ये आपका सीजियस मात्रक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक मेज के ऊपर रखी वस्तु पर लगने वाला घर्षण पर निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन है बल के प्रकार पर, दूसरा ऑप्शन है वस्तु के पदार्थ पर, तीसरा ऑप्शन है वस्तु के भार पर, चौथा है स्पर्श क्षेत्रफल पर। इन चारों में आप समझ पाएंगे कि कोई भी घर्षण बल किन पर निर्भर करता होगा। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा बल के प्रकार पर। इसके अलावा अन्य 3 चीज़ों पर घर्षण बल निर्भर करता है पूरी तरह। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बल के प्रकार पर। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चलती हुई साइकिल का पहिया करता है। तो आपका ऑप्शन है पहला घूर्णन एवं ट्रांसलेशनल गति, बी है ट्रांसलेशनल गति मात्र, सी है घूर्णन गति मात्र, इनमें से डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पढ़ने के बाद अध्ययन हुआ होगा कि आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा घूर्णन एवं ट्रांसलेशनल गति। जो चलती हुई पहिया यही गति करती है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि अर्घ मात्रक है कार्य का, बल का, शक्ति का, ऊर्जा का। इसमें आपको प्राप्त जानते होंगे कि ये अर्घ हमेशा कार्य का मात्रक होता है। जो सीजियस मात्रक कार्य का अर्घ ही होता है। बल का न्यूटन होता है, न्यूटन का सीजियस मात्रक डाइन होता है, जो आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए कार्य होगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी जो जमीन के अंदर से जो प्राप्त ईंधन होता है कई वर्षों के बाद जो बनता है ईंधन उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी जिसपे आपका पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है बायोमास, तीसरा है पेट्रोलियम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप देख पाएंगे कोयला जो होता है धरती के लाखों वर्ष के बाद निर्माण होता है, तो ये भी जीवाश्म ईंधन कहलाता है। आपका पहला ऑप्शन होगा ना। दूसरा ऑप्शन जो बायोमास है, जो गोबर गैस भी कहा जाता है, तो आपका यही ऑप्शन जो है बायोमास आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। ये ऊपर धरती के ऊपर ये बनाया जाता है। तीसरा भी आपका पेट्रोलियम है। यानी जितना निकट आंसर होगा ये आपका उसी को हम टिक मानेंगे, जो आपका है बायोमास। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका किसी वस्तु पर F बल लगाने पर वह वेग से गतिमान हो जाती है, तो उस पर लगने वाला शक्ति के मान होगा। इसको आप कैलकुलेट करने के बाद यही आंसर प्राप्त करेंगे कि F इंटू भी आपका आंसर होगा। अब सभी क्वेश्चन को हल हो चुका है। तो इस वीडियो में ये केवल डेमो वीडियो था, और भी आप अध्ययन कर सकते हैं इस चैनल पर। इसको आप दोस्तों के साथ काफ़ी शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन दबाकर इसको नीला कर देना है। तो वीडियो बस इतना ही, और वीडियो पाने के लिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।